नमस्कार। आज हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, सीधा हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में। हाँ, एक बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया। बिल्कुल। हमारे पास इस प्राचीन सभ्यता को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत हैं, ईंटें हैं, मनके, अस्थियां और भी बहुत कुछ। सही। और शुरुआत करते हैं सबसे रहस्यमयी चीज से, हड़प्पा की मोहरें। वो सेल खड़ी पत्थर पर बनी जिन पर जानवरों की आकृतियां हैं और एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सही कहा आपने। ये मोहरें और बाकी सबूत, जैसे उनके घर, उनके मिट्टी के बर्तन, औजार, गहने, असल में यही वो खिड़कियां हैं जिनसे हम उस गुजरे जमाने में झांक सकते हैं। हमारा काम है इन बेजुबान चीजों से, आप कह सकती हैं, कहानी निकालना, समझना कि क्या हो रहा था। तो ये सभ्यता का समय क्या था? मतलब कब से कब तक? देखिए, मोटे तौर पर ये 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी, लेकिन इसका जो सबसे उन्नत दौर था, जिसे हम परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, वो करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अच्छा। और जो बात मुझे हमेशा मतलब एकदम हैरान करती है, वो है इन शहरों की बनावट, प्लानिंग। हाँ, हाँ, कमाल की प्लानिंग थी। मोहनजोदड़ो जैसे शहर साफ तौर पर दो हिस्सों में बटे हुए, एक छोटा ऊंचा दुर्ग और एक बड़ा निचला शहर। बिल्कुल। और सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे किसी ने स्केल से लाइनें खींची हों। हाँ, और वो पानी निकासी का इंतजाम। हाँ, वो तो लाजवाब था। ये उस जमाने के हिसाब से आप सोचिए कितना असाधारण नगर नियोजन था। सही। घरों का गंदा पानी वो ढकी हुई नालियों से होता हुआ मुख्य नालों तक पहुंचता था, और ये नालियां अक्सर पकी हुई ईंटों से बनी होती थीं। और इन ईंटों की भी तो एक खासियत थी। बिल्कुल। क्या कमाल का मानकीकरण था। सोचिए, पूरे विशाल क्षेत्र में एक ही अनुपात की ईंटें मिलना। क्या अनुपात था वो? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:1। ये दिखाता है कि कोई ना कोई मानक तय था और उसका पालन होता था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इतनी एकरूपता कैसे आई। क्या कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता थी, या फिर ज्ञान और तकनीक का इतना कुशल फैलाव था कि सबने एक ही स्टैंडर्ड अपना लिया? ये अभी भी बहस का विषय है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई शहर की बात, पर ये लोग खाते क्या थे रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, हमें खेतों से जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, गेहूं, जौ, दालें, तिल। अच्छा। साथ ही मवेशियों की हड्डियां मिली हैं, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। तो लगता है ये पालतू जानवर थे। मतलब खेती और पशुपालन दोनों? हाँ, और मछली पकड़ने और जंगली जानवरों के शिकार के भी सबूत हैं। तो आहार काफी मिला जुला रहा होगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ पेट भरने तक तो सीमित नहीं थी ना। शिल्पकारी का क्या? सुना है मनके बनाने में ये लोग बड़े माहिर थे। अरे बिल्कुल। चन्हूदड़ो जैसी जगह है तो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन, खासकर मनके बनाने में ही लगी हुई थी। किस किस चीज से बनाते थे ये मनके? बहुत सारी चीजों से। कार्नीलियन जैसा खूबसूरत लाल पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी। और धातु भी? धातु जैसे? जैसे तांबा, सोना और शंख का भी इस्तेमाल होता था। और एक खास चीज थी फयोन्स। ये पिसी हुई बालू या स्फटिक को गोंद में मिलाकर फिर पकाकर बनाया जाता था। इससे भी मनके और छोटी मूर्तियां बनती थीं। वाह, मतलब काफी एडवांस टेक्निक्स थी इनके पास। पर ये सारा सामान, ये अलग अलग पत्थर, धातु, ये सब आता कहाँ से था? सब कुछ लोकल तो नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें जैसे मिट्टी वो तो वहीं मिल जाती थी, पर कीमती पत्थर, धातु, अच्छी लकड़ी, ये सब बाहर से मंगानी पड़ती थी। तो इसके लिए क्या करते थे वो? इसके लिए उन्होंने बस्तियां ऐसी जगहों पर बसाई जहां ये चीजें मिलती थीं। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से मिल जाते थे। लोथल के पास कार्नीलियन मिलता था। अच्छा, मतलब बस्तियां ही स्रोत के पास बसा दी। और दूर की चीजों के लिए? दूर दराज के इलाकों में अभियान भेजे जाते थे। जैसे राजस्थान के खेतरी इलाके से तांबा लाते थे, दक्षिण भारत से सोना। और दूसरे देशों से भी व्यापार था? हाँ, इसके भी पुख्ता सबूत है। ओमान से तांबा आने के प्रमाण मिले हैं। ओमानी तांबे और हड़प्पाई तांबे में निकल धातु के अंश मिले हैं, जो एक कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं। और तो और मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख हैं, उनमें मेलूहा नाम की जगह का जिक्र आता है। मेलूहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलूहा शायद हड़प्पा क्षेत्र का ही पुराना नाम था। वहां से आने वाले सामान जैसे कार्नीलियन, लाजवर्द, तांबा, सोना, इन सब का जिक्र है।
तो एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क था, इसमें कोई शक नहीं। इतना सब कुछ व्यवस्थित था, शहर, व्यापार, मानक बाट और मोहरें, तो फिर शासन कौन करता था? क्या कोई राजा था? मोहनजोदाड़ो में वो एक मूर्ति मिली है ना, जिसे पुरोहित राजा कहते हैं। हाँ, वो मूर्ति मिली है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये अब भी मतलब एक पहेली है। तो कोई राजा नहीं था? देखिए, इतनी एक रूपता, इतना संगठन, नियोजित बस्तियां, बड़े निर्माणों के लिए श्रम जुटाना, ये सब किसी ना किसी तरह की सत्ता या शासन व्यवस्था की तरफ तो इशारा करते हैं। पर वो व्यवस्था कैसी थी? क्या एक ही राजा पूरे क्षेत्र पर राज करता था, या अलग-अलग शहरों के अपने शासक थे, या शायद कोई और ही सिस्टम था जो हम आज सोच भी नहीं सकते? ये कहना बहुत मुश्किल है। और वो पुरोहित राजा वाली बात? वो नाम असल में मेसोपोटामिया से तुलना करके रख दिया गया है, जहां मंदिरों के पुजारी ही शासक भी होते थे। हड़प्पा के संदर्भ में हमारे पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो व्यक्ति पुरोहित था या राजा। हो सकता है वो कोई महत्वपूर्ण मुखिया या व्यापारी रहा हो। यानी ये अब भी रहस्य है। और फिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सब कुछ खत्म कैसे हो गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें बदलाव दिखने लगते हैं। वो खास चीजें जैसे मानक बाट, मोहरें, वो खास डिजाइन वाले मनके, ये सब बनने बंद हो गए। अच्छा, हाँ। लेखन का इस्तेमाल भी धीरे धीरे खत्म हो गया। लंबी दूरी का व्यापार लगभग ठप पड़ गया। जो बड़े शहर थे वो उजड़ने लगे, आबादी कम होने लगी। पर क्यों? वो हुआ क्या? कारण शायद कई रहे होंगे, और शायद अलग अलग इलाकों में अलग अलग। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। कुछ इलाके ज्यादा सूखे हो गए, कुछ में बाढ़ आके लगी। नदियों ने रास्ता बदल लिया होगा? बिल्कुल। सिंधु या उसकी सहायक नदियों का रास्ता बदलना या सूख जाना भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पूरी सभ्यता नदियों पर बहुत निर्भर थी। जंगलों की कटाई भी एक वजह हो सकती है। कोई एक अकेली वजह बताना मुश्किल है। शायद इन सब चीजों का मिला-जुला असर हुआ। और आजकल वो डीएनए स्टडीज की भी बात होती है राखी गढ़ी से। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राखी गढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए विश्लेषण से ये संकेत मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यहीं के मूल निवासी थे। उनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। तो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो जो पुरानी थ्योरी थी कि बाहर से आर्य लोग आए और उन्होंने हमला करके हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया, उस पर सवाल उठता है। डीएनए सबूत बताते हैं कि बाहरी लोगों का कोई बहुत बड़ा माइग्रेशन उस समय नहीं हुआ था। तो पतन अंदरूनी कारणों से हुआ? लगता तो यही है कि पतन शायद अंदरूनी सामाजिक आर्थिक कारणों और पर्यावरण में आए बदलावों का मिला-जुला नतीजा था। और हड़प्पा के लोगों की आनुवांशिक विरासत आज भी दक्षिण एशिया की आबादी में मौजूद है। वो लोग कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि उनकी संस्कृति समय के साथ बदल गई। तो कुल मिलाकर इन ईंटों, मनकों और अस्थियों से हमने एक ऐसी सभ्यता की झलक देखी जो वाकई हैरान करने वाली है। कितनी व्यवस्थित, कितनी कुशल और कितनी दूर तक फैली हुई थी। निश्चित रूप से नगर नियोजन से लेकर शिल्प और व्यापार तक हर पहलू में उनकी महारत दिखती है। ये सोचना भी कमाल है कि आज से 4,500-5 हजार साल पहले वो ये सब कर रहे थे। लेकिन जैसा आपने कहा, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। हाँ, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। लिपि ना पढ़ पाने की वजह से उनके विचार क्या थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं, उनका समाज असल में कैसे काम करता था, इन सब पर अब भी एक कह सकते हैं पर्दा पड़ा हुआ है। हम सिर्फ पुरातात्विक सबूतों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। और शायद यही सोचने वाली बात रह जाती है आखिर में, कि जब हमारे पास सिर्फ भौतिक वस्तुएं हों, तो हम किसी प्राचीन संस्कृति की आत्मा को, उनकी सोच को कितना समझ सकते हैं। बिल्कुल। जो हम जानते हैं उसमें कितना ठोस सबूत है और कितना हिस्सा सिर्फ हमारा अनुमान है, जो शायद हम बाद की संस्कृतियों से तुलना करके बना लेते हैं। ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे जब तक कि वो लिपि पढ़ी ना जाए। हाँ, या शायद कोई और ऐसी खोज हो जाए जो हमें उनके और करीब